हेलो एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक ले रही हूँ दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इससे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, तभी मैं थ्योरीज पे आ पाऊंगी। तो पहले हम बात करते हैं कैपिटल का। तो कैपिटल मींस एनी लॉन्ग टर्म फंड जो हम लेते हैं, बोरो करते हैं या किसी तरह से लेते हैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये लंबे समय के लिए लेते हैं। ये नहीं कि विद इन 1 ईयर हमें इसे पे ऑफ करना होता है, नहीं। इसको अगर मैं ले रही हूँ तो मतलब मैं कई सालों के लिए ले रही हूँ, तभी मैंने इसका नाम कैपिटल रखा है। ठीक है। सो कैपिटल मींस लॉन्ग टर्म फंड। अब ये कैपिटल कहाँ कहाँ से हम लेते हैं? नॉर्मली हम इक्विटी से लेते हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं और पैसा लेते हैं, फिर लंबे टाइम के लिए वो हमारे पास ही रहता है। ठीक है। देन हम प्रेफरेंस शेयर से भी लेते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके फिर पैसा उठाते हैं। डिबेंचर्स से भी लेते हैं जिसको हम डेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेट में आप लोन्स वगैरह भी इंक्लूड करते हो। और उसके अलावा होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब हमारी जो अर्निंग है, जो हमने बांटी नहीं है अपने शेयर होल्डर्स को, बट उसे रिटेन कर लिया है, तो दैट इज रिटेन अर्निंग। ठीक है। मतलब आप बांटते हो तो डिविडेंड के तौर पे बांटते हो, लेकिन आपने अर्निंग की है 10 रुपए की, आपने डिविडेंड दे दिया 8 रुपए का और 2 रुपए आपने रिटेन कर लिए। तो ये 2 रुपए आपके पास जो सेव्ड हैं ये भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, करते हो लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। ठीक है, सो दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। सो इतने सारे सोर्सेज होते हैं जहां से हम लॉन्ग टर्म पैसा अपना इकट्ठा करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेफरेंसेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिटेन्ड अर्निंग। क्यों? इसका रीजन मैं आगे बताने वाली हूँ। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डेट एंड इक्विटी। और मैं इस डेट और इक्विटी को कैसे बोल सकती हूँ? इक्विटी को मैं इंटरनल फंड बोलती हूँ। इंटरनल फंड क्यों बोलती हूँ? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे काइंड ऑफ ओनर्स होते हैं। एक बार हमने शेयर बेच दिया तो वो हमारे ओनर बन जाते हैं, और ओनर मतलब मालिक, मालिक का पैसा मतलब अपना पैसा, तो इसको मैं इंटरनल फंड, अपना ही पैसा बोल सकती हूँ। डेट होता है काइंड ऑफ लोन जो आप दूसरों से बोरो करते हो, तो ये कभी भी अपना पैसा नहीं हो सकता, ये हमारा हमेशा एक्सटर्नल फंड माना जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो ये स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि मैं इंटरनल पैसा कितना लगा रही हूँ और मैं एक्सटर्नल पैसा कितना लगा रही हूँ, यानी मैं इक्विटी कितना ले रही हूँ और मैं डेट कितना ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 10 रुपए की जरूरत है तो मैंने इक्विटी से 6 रुपए उठाए हैं और डेट से मैंने 4 रुपए उठाए हैं। ठीक है। सो ये मेरा 3:2 का रेशियो बन गया। मतलब मुझे 10 रुपए की जरूरत है तो मैंने उस 10 रुपए का 3:2 में डिवाइड करके मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। अगर मुझे 5 रुपए की जरूरत है तो 3:2 मतलब 3 रुपए मैंने इक्विटी से उठाए हैं, 2 रुपए मैंने डेट से उठाए हैं। समझ में आ गई? मतलब रेशियो ये मेंटेन कर रही हूं मैं, एक्सटर्नल का रेशियो क्या है और इंटरनल का रेशियो क्या है। ठीक है। और ये रेशियो, अगर आपने रेशियो एनालिसिस आपको याद हो तो डेट इक्विटी आपकी एक रेशियो होती है। डेट इक्विटी रेशियो ये कोई और रेशियो नहीं होती है, बट आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो ही होती है कि आपने बाहर से पैसा कितना उठाया है और खुद का कितना लगाया है। दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड और बीइंग सेड बाय दिस पर्टिकुलर थ्योरी। एम आई क्लियर? इन दिस पर्टिकुलर रेशियो, नॉट थ्योरी। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रेशियो में हमें कैपिटल स्ट्रक्चर पता चलता है किसी भी कंपनी का, कि किसी ने बाहर से कितना पैसा उठाया है और घर का कितना पैसा लगाया है। ठीक है। ओके, ये तो था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, बट इसके आगे मैंने एक और वर्ड लगाया है, थ्योरीज। अब व्हाट डू आई मीन बाय थ्योरीज? थ्योरीज का मतलब ये है कि देखो, अब बहुत लोग हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है। तो कुछ बहुत पॉपुलर रिसर्च हैं, उन लोगों ने अपनी पीएचडी की होगी। पीएचडी की होगी तो कैसे की होगी? कुछ ना कुछ रिसर्च करके, तो उनकी ना बहुत बढ़िया रिसर्च हुई है और वो बढ़िया रिसर्च हमें यहाँ पे पढ़नी है। और उन सब की जो रिसर्च है, जो क्रक्स है, उनको मैं थ्योरीज बोल रही हूँ, कि जो भी मेन मेन थ्योरीज हैं, जो भी मेन मेन रिसर्च हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे।
जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का मतलब है जो मेजर रिसर्च है जिसने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ क्रक्स, कुछ बहुत बढ़िया ढूंढ के निकाला है और बहुत बढ़िया डिबेट किया है, वो हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आप में से कोई भी अगर इन फ्यूचर प्लान कर रहा है कि हाँ मुझे पीएचडी भी करनी है और फाइनेंस स्ट्रीम में करनी है, तो फॉर दैट पर्पज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू रिसर्च और हाउ टू अंडरस्टैंड एनी रिसर्च। ठीक है। सो यहाँ पे हम ऐसी चार रिसर्च को हम पढ़ेंगे एक एक करके और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, थियोरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी, और आपको मजा आने वाला है, डोंट वरी। बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन इसमें बिल्ड करना होगा। ओके। सो अब इसी के नीचे मैंने ये सब लिखा है, लेट मी चेंज दी कलर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो अब मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज आपको बता दिया है। अब हम इसी के नीचे हम देखेंगे कि हमने कुछ वर्ड्स की यहाँ पे बात करी है, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म। तो लीवरेज क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। आपने साइंस में ये कॉन्सेप्ट समझा होगा, ठीक है। तो साइंस में जब एक कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता है और उसको आप इंडिविजुअली मतलब डायरेक्टली इसको पुश करने की कोशिश करते हो तो इसे मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या बहुत हल्का सा ही मूव होता है और आपकी स्ट्रेंथ पूरी लग रही होती है। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपने यहाँ पे एक लिवर लगा दिया और लिवर लगाने के बाद यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स लगाया, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अब ज्यादा हिलता है। विद द हेल्प ऑफ दिस सेम एफर्ट से आपका जो रिजल्ट आता है वो बहुत मैग्नीफाइंग होता है, ठीक है। तो लीवरेज का मतलब यहाँ पे फाइनेंस में भी वही है कि विद द हेल्प ऑफ सम लिवर आप कुछ ऐसी चीज इंक्लूड कर रहे हो अपने स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से आप सेम एफर्ट लगा रहे हो बट आपका जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। और रिजल्ट इस फॉर्म में क्या होगा, वो होगा वैल्यू ऑफ फॉर्म, मतलब फॉर्म की वैल्यू बढ़ रही है। कुछ ऐसा आप यूज कर रहे हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से आपका सेम एफर्ट आपका वैल्यू बढ़ा रहा है फॉर्म का, ठीक है। अब वो यहाँ पे वो लिवर क्या है, वो लीवरेज क्या है, हम यहाँ पे वो लीवरेज बोलते हैं डेट को, ठीक है। सो डेट है वो लीवरेज। अब क्यों है वो, आई मेक यू अंडरस्टैंड। हमारा ना इक्विटी और डेट, हम इन दोनों के बीच में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विटी पे जो डिविडेंड जाता है वो बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोग बहुत रिस्क ले रहे होते हैं और उसके बदले में रिटर्न जो होता है विच इज देयर डिविडेंड वो ज्यादा होता है। हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, सो ऑब्वियसली डिविडेंड विल बी एक्सपेंसिव फॉर अ कंपनी। वेयर एज डेट पे जो जाता है वो जाता है इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू दिस डिविडेंड वो बहुत कम होता है। व्हाई, क्योंकि डेट ज्यादा रिस्की नहीं होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी, और क्योंकि रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है और कंपनी को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये एक सस्ता सोर्स है और ये एक महंगा सोर्स है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट हमारा बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है। जिस वजह से अगर आप डेट ज्यादा यूज करोगे तो कंपनी का जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है जिसको हम के ओ से डिनोट करते हैं वो क्या आता है, वो कम हो जाता है। अगर आप डेट यूज कर रहे हो वो सस्ता सोर्स है, सस्ता सोर्स है, तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट आता है कोई भी कैपिटल रेज करने पे, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा होगा कि अगर आप इक्विटी से पैसा उठाओगे तो ऊपर से आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, अगर आप प्रेफरेंस शेयर से उठाओगे तो उसमें भी डिविडेंड पे करना पड़ेगा, अगर आप डेट से पैसा उठाओगे उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आप रिटेन्ड अर्निंग यूज कर रहे हो तो उस पे उतनी ही कमाई उतना ही रिटर्न देना पड़ेगा जितना आप नॉर्मली अपने इक्विटी कैपिटल पे रिटर्न देते हो, ठीक है। तो ये सारा जो ऊपर से दे रहे हो ना आप पैसा, ये कॉस्ट होता है कंपनी के लिए। तो अगर मैं इक्विटी और डेट की कॉस्ट की बात करूं तो डिविडेंड जो होगा ऑब्वियसली वो इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट वो ज्यादा होगा।
तो यहाँ पे ये कह रहा है अगर आप इक्विटी से पैसा कम उठाओ और डेट से ज्यादा उठाओगे तो डेट आपको सस्ता पड़ेगा, और सस्ता पड़ेगा तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका, वो आपका कम होगा, और खर्चा कम होगा तो आपके पास पैसे ज्यादा बचेंगे, वैल्यू ज्यादा बच जाएगी आपकी, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा फिर, बढ़ जाएगा। ठीक है। सो ये कह रहा है कि अगर आप डेट यूज करोगे एज लिवर, एज दिस लिवर, आप अगर डेट यूज करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो आप सेम एफर्ट, सेम मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपका जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होगा। और रीजन यही है कि डेट एक सस्ता सोर्स है और ये आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करेगा, और क्योंकि खर्चा कम हो गया तो ऑटोमेटिकली यू विल बी लेफ्ट विथ गुड वैल्यू ऑफ फर्म। एम आई क्लियर? सो लीवरेज हियर इज डेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी कैपिटल आप रेज करते हो ऊपर से आपको अपनी जेब से जो देना पड़ता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड वैल्यू ऑफ फर्म, अब इसके लिए एक छोटा सा वैल्यू ऑफ फर्म भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लॉन्ग टर्म पैसा आप कुछ भी लेते हो, आप क्यों लेते हो लॉन्ग टर्म मनी, आप जो बोरो करते हो किसी भी पर्पस के लिए आप लेते हो, तो क्यों लेते हो, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा लेते हो वो लॉन्ग टर्म पैसा आप वही चार सोर्सेस से लेते हो, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो इनसे जो भी पैसा लोगे, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए ले लिया, ये 1 लाख रुपए आप पैसे लेके बैठ तो नहीं जाओगे, इसको फर्दर आप इन्वेस्ट करोगे, और जिसमें भी आप इन्वेस्ट करते हो दैट बिकम्स योर प्रॉपर्टी, दैट बिकम्स योर एसेट, दैट इज योर वैल्यू। ओके, सो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू विल बी इक्वल टू दी लॉन्ग टर्म मनी दैट यू रेज। एम आई क्लियर? सो अब अगर मैं इस चैप्टर में सिर्फ डेट और इक्विटी की बात कर रही हूं, तो डेट से जो पैसा उठाया प्लस इक्विटी से जो पैसा उठाया, जो भी वो टोटल कैपिटल हो गया, वही मैंने आगे जाके इन्वेस्ट किया, और उतनी ही कीमत की मेरी प्रॉपर्टी हुई, तो उतनी ही कीमत की मेरी वैल्यू हुई। एम आई क्लियर? सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेट plus value of equity becomes the value of firm. Am I clear? So that is your value of firm. ओके, लेट्स मूव अहेड। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है कुछ टर्मिनोलॉजीज का। सो वैल्यू ऑफ फर्म आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द वैल्यू ऑफ डेट एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी, इन दोनों का एडिशन जो होता है दैट बिकम्स योर वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, और नॉर्मली जो वैल्यू ऑफ डेट होता है वो वही होता है जो बुक वैल्यू होता है। बुक वैल्यू मतलब आपकी बैलेंस शीट में जो लिखा होता है। ठीक है, बैलेंस शीट में जो डेट का वैल्यू लिखा होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी के नाम पे आप देखते हो, तो जो डेट की वैल्यू आपने वहां पे लिखी होती है ना, नॉर्मली वही मार्केट वैल्यू भी होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आता है। वेयर एज जो वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है जो आपकी बैलेंस शीट में लिखी होती है, वो कहीं ना कहीं डिफर करती है जो आपके मार्केट शेयर की वैल्यू चल रही होती है उससे। तो हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू ही ज्यादा कंसिडर करेंगे। ठीक है, कि मार्केट में उस इक्विटी का क्या वैल्यू चल रहा है। ठीक है, so whatever value you are given in the question you need to use that, whether it is market value or book value, whatever information you have you can use only that one. Okay, and if you have both the information, so go for market value rather than going for book value. So market value of debt remain almost constant, and as I told you आपकी जो value of firm बढ़ती है वो आपकी इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू की वजह से बढ़ती है, क्योंकि वो अप डाउन होती है। ठीक है, उस पे असर होता है, वो या तो मार्केट में आपके इक्विटी शेयर्स की प्राइस हाई जा रही है या लो जा रही है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर वैल्यू ऑफ फर्म इज, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द अमाउंट विच यू पे ओवर एंड above your money that you have borrowed. Okay, so अगर आपने 1 लाख रुपए लिया है और साल का तुम 10,000 दे रहे हो, तो दैट 10,000 becomes the cost of capital. Okay, and we calculate it in percentage form, तो वो 10,000 कैसे हो गया, 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो दैट बिकम्स 10%। दैट मीन्स आपने जितना भी बोरो किया है उसका 10% यू आर पेइंग ऑन एन एवरेज। ठीक है, वैसे इसका डिटेल में चैप्टर है जिसमें कैसे एक एक स्पेसिफिक कॉस्ट का कॉस्ट, स्पेसिफिक कैपिटल का कॉस्ट निकाला जाता है, वो उसमें गिवन है, और उनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैसे निकाला जाता है, विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी उस चैप्टर में स्पेसिफिकली आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, सो WACC इज नथिंग बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ
capital. Okay. Let's already told you what is capital structure. It is nothing but how much money you are raising from your external source and how much money you are taking from your internal source. इन दोनों की जो रेशियो होती है that becomes your capital structure. ठीक है. सो कमिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज, अब हम स्पेसिफिकली थ्योरीज पे स्ट्रेस करेंगे. तो थ्योरीज का मतलब यही है कि इन्होंने ना कुछ रिसर्च दी है जिसमें उन्होंने कुछ क्रक्स दिया है, मतलब उन्होंने थ्योरी दी है अपनी कि हाँ भाई ऐसी सिचुएशन होगी तो ये होगा, वैसी सिचुएशन होगी तो ये होगा. सो केसेस सिचुएशन बेस्ड अपनी कुछ रिसर्च प्रेजेंट करी है आपको. ठीक है. और ये थ्योरीज अब कर क्या रही है, ये थ्योरी बहस कर रही है किस बात पे, कि वो जो हम लीवर की बात कर रहे हैं ना, कि डेट आपका एक लीवरेज है. ठीक है. यानी ये आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा. कैसे? क्योंकि एक सस्ता सोर्स है तो ये आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करेगा और जिसकी वजह से पैसे ज्यादा बचेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आपकी इंक्रीज हो जाएगी. तो ये जो बहस है ये चल रही है कई सारे ऑथर्स के बीच में, कई सारी रिसर्च हुई है इस चीज पे और इसमें यही जांच पड़ताल की गई है, यही रिसर्च की गई है कि क्या सच में डेट एक लीवरेज है, क्या सच में डेट से हमें हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है और क्या सच में इससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है या नहीं बढ़ती है. तो यही पूरी बहस चल रही है इस पूरे चैप्टर में और सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स है और हम वन बाय वन सबके व्यू पॉइंट्स देखने वाले हैं. जो मेजर रिसर्च है इस इस सेक्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक की, वो मेजर रिसर्च हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन. ठीक है. ओके. जो मेजर रिसर्च और थ्योरीज की मैं बात कर रही हूं, यहाँ पे हम ये 4 थ्योरीज पढ़ने वाले हैं. ठीक है. ये 2 थ्योरी तो बल्कि एक ही ऑथर ने दी है, डेविड दुरन ने. ठीक है. बाकी जो 2 हैं आपकी वो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की हैं. तो अब हम सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सारी जो थ्योरीज होती है ना, वो ऐसा नहीं है रैंडमली आप यूज करो और वो काम आ जाए. नहीं, वो कुछ सर्टेन के ये होते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. तो हर थ्योरी पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही ये थ्योरी काम करेंगी. दिस हैज बीन सेड बाय द ऑथर्स. तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने बताई हुई है. पहले ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं कि वेयर माई थ्योरी विल गेट इम्प्लीमेंटेड. सो अब अच्छी बात यह है कि हर एक की इंडिविजुअल अगर आप याद करने जाओगे तो आपको बहुत भारी पड़ेगा. सो मैं आपको एक शॉर्टकट देती हूं. मैं आपको 5 ऐसे अजम्पशन बताऊंगी, पहले ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगी जो कि इन चारों में ही कॉमन है. तो हम पहले 5 कॉमन यूज एक ही बार में पढ़ लेंगे. ठीक है. और फिर 1 या 2 ऐसी एजम्पशन होंगे जो इंडिविजुअली इनके डिफर कर रहे हैं, वो हम अलग से जैसे जैसे हम एक एक थ्योरी पे आएंगे वैसे वैसे पढ़ लेंगे. तो अभी मैं आपको कॉमन थ्योरीज बताने वाली हूँ, सॉरी कॉमन अजम्पशंस बताने वाली हूँ जो कि फुलफिल होने चाहिए अगर आप इन चारों ही स्टडीज या इन चारों में से कोई भी स्टडी अप्लाई करना चाहते हो. ठीक है. सो coming to these assumptions, so I have written 4 here, I'll add one more here. ठीक है. so सबसे पहला तो ये है कि आपके सिर्फ 2 ही सोर्स होने चाहिए पैसे उठाने के लिए, कोई तीसरा सोर्स इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए. आई टोल्ड यू ना, वी हैव एटलीस्ट 4 सोर्सेस. कौन से? इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग. ये कह रहा है कि नहीं, ना कोई प्रेफरेंस शेयर्स है ना कोई रिटेन्ड अर्निंग है. अगर आपको पैसा उठाना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके पास सिर्फ यही 2 सोर्स हैं, आप इन्हीं दोनों सोर्स से ही पैसा उठाओगे, कोई तीसरा सोर्स यूज नहीं करोगे. अगर आप तीसरा सोर्स यूज कर रहे हो तो ये चारों ही थ्योरीज उस पर काम नहीं करेंगी. एम आई क्लियर? सेकेंड ये कह रहा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 100% है. ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि कोई रिटेन्ड अर्निंग है ही नहीं. रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है कि जो भी मेरा प्रॉफिट बचा है, जो भी मेरी अर्निंग्स बची हुई है, उस प्रॉफिट में से, सॉरी उस प्रॉफिट में से आप, जैसे प्रॉफिट मेरा 10 रुपए पर शेयर है तो उस प्रॉफिट में से आप 8 ही डिविडेंड दे रहे हो और 2 आप रिटेन्ड कर रहे हो, तो वो रिटेन्ड कर रहे हो तो रिटेन्ड अर्निंग बन रहा है. तो आप रिटेन नहीं कर रहे हो. अजम्पशन तो पहला वाला यही है ना कि सिर्फ डेट और इक्विटी है, तो आप रिटेन नहीं कर रहे हो, मतलब 10 का 10 आप पे कर रहे हो. समझ में आया? 8 नहीं 10 पे कर रहे हो एज डिविडेंड. दैट मीन्स डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, जितना कमा रहे हो सब दे रहे हो. ठीक है. देन द थर्ड assumption is there is no corporate tax.
आपको कोई टैक्स पे करना नहीं है, कंपनी को कोई टैक्स पे करना नहीं है, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। फोर्थ वन इज ईबी ईबीआईटी। आपको पता है कि कितना होने वाला है और वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज ईबीआईटी? ईबीआईटी मतलब होता है आपका अर्निंग। ठीक है, जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी आप कमाओगे किसी भी इन्वेस्टमेंट से, जैसे आपने एक कैफे चलाने का सोचा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि ठीक है, आप ये कैफे अगर सोच रहे हो ना कि कैफे शुरू करना है और उससे कमाना है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इस कैफे को अगर मैं चलाऊंगा तो मुझे कितनी कमाई होने वाली है, लेट्स से 10,000 होने वाली है। ठीक है, तो वो 10,000 आपको ऑलरेडी पता है कि आप 10,000 कमाने वाले हो इस कैफे से, और वो सेम ही रहेगी। किस कंडीशन में? सेम, ये नहीं कि हाँ भाई आप कितना ही काम कर लो वो सेम रहेगी, नहीं। ये बात कर रहा है कि ये 10,000 चेंज नहीं होंगे इस चीज से कि आप कहाँ से पैसा लेके आ रहे हो। आप डेट से ज्यादा ले रहे हो या इक्विटी से ज्यादा ले रहे हो, आप इसका जो भी मिक्स रख रहे हो, इसकी वजह से तो ये 10,000 चेंज नहीं होने वाले। किसी और पर्पज से हो जाए तो वो अलग बात है, इस वजह से तो बिल्कुल नहीं होंगे कि हाँ भाई आपने डेट से 9,000 उठाए और 1,000 आपने इक्विटी से उठाया, सॉरी डेट से 90,000 उठाया और लेट से 10,000 आपने इक्विटी से उठाया, तो टोटल 1 लाख उठाया और 1 लाख से आप अपना कैफे चला रहे हो जिसपे ऊपर की कमाई हो रही है 10,000। तो अब मैंने डेट से 90,000 उठाया, इक्विटी से मैंने 10,000 उठाया। अगर मैं इक्विटी से 90,000 उठाऊं और डेट से 10,000 उठाऊं तो भी मेरी अर्निंग यही होने वाली है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किससे कितना उठा रही हूं। मैं लगा तो 1 लाख ही रही हूं ना, तो 1 लाख लगा के मैं ये 10,000 कमाने वाली हूं, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज नोन टू मी एंड दैट विल रिमेन सेम, चाहे मैं डेट से कितना ही पैसा उठाऊं, इक्विटी से कितना ही पैसा उठाऊं। इन टोटल मैं 1 लाख उठा रही हूँ। ठीक है, और वो 1 लाख मैं लगा रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ और उससे मेरी कमाई हो रही है। इनका कोई लेना देना नहीं है मेरी कमाई के अप डाउन में। आई होप आई एम क्लियर इन दिस। एंड लास्टली फोर्थ वन इज आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, दैट इज योर डिविडेंड। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो भी डिविडेंड है, जो भी आपका परसेंटेज में कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, इट विल ऑलवेज बी हायर देन योर कॉस्ट ऑफ डेट विच इज योर इंटरेस्ट। मतलब आपका डेट सस्ता सोर्स प्रूव होना चाहिए, आपका डेट सस्ता ही होना चाहिए। आप जो लोन ले रहे हो उस पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो, अगर वो 10% दे रहे हो और जो डिविडेंड दे रहे हो वो 9% नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 10% से तो ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब 12% या 15%। और जो कि नॉर्मल भी है कि ऑब्वियसली इक्विटी में ज्यादा रिस्क होता है इसलिए उसका रिटर्न भी ज्यादा होगा, और आपका डेट में कम रिस्क होता है इसलिए उसका रिटर्न भी कम होगा। सो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है तो ऑब्वियसली इससे कम ही मेरा कॉस्ट ऑफ डेट होगा, लेट्स से ये 12% है। ठीक है, सो दिस इज माय फिफ्थ अजम्पशन। सो ये 5 अजम्पशन उन चारों थ्योरी में जो कि ये है, ये कॉमन है। अब वन बाय वन जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो कोई भी अजम्पशन अगर एडिशनल होगा उनका तो वो हम ऐड करेंगे, मतलब 5 प्लस एडिशनल अजम्पशन है। ये मत सोचना कि उनके एक या दो ही अजम्पशन है, नहीं, ये पांचों तो पांचों में इन चारों थ्योरीज में लिखना ही लिखना है। लेट्स कम टू these theories. First, we will discuss NI approach, नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, सो अगेन मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सारी थ्योरीज क्या कर रही हैं, वो एक बहस कर रही हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, रिसर्च करने की कोशिश कर रही हैं कि अगर मैं डेट कम या ज्यादा करूंगी तो क्या इसका असर वैल्यू ऑफ फर्म पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं अब देखूं अपनी पहली थ्योरी विच इज नेट इनकम अप्रोच, तो नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है? नेट इनकम अप्रोच कहती है कि अगर आप डेट लेते हो, डेट कम ज्यादा करते हो तो वैल्यू ऑफ फर्म चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डेट एक सस्ता सोर्स है, सस्ता सोर्स है, और इसकी वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी, और इसकी वजह से ऑब्वियसली चेंज तो आ रहा है ना, कम और ज्यादा तो हो रहा है ना, तो चेंज है। अब ये क्या तर्क देता है, ये क्या रीजनिंग देता है, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। इसी ऑथर ने, जिसने एनआई अप्रोच दिया है, सेम ऑथर ने
जो हमारी सेकंड थ्योरी है वो भी है, विच इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। उस थ्योरी में ये ऑथर कह रहा है कि डेट से कोई असर नहीं पड़ेगा कम ज्यादा करने से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म में। अब ये क्या है मामला? पहली थ्योरी में ऐसा क्या बोल दिया उसने कि हाँ असर पड़ रहा है, और दूसरी थ्योरी में ऐसा क्या बोल दिया उसने कि असर नहीं पड़ रहा है, वो हम अभी समझाएंगे। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट थ्योरी, एनआई अप्रोच। ठीक है, एनआई अप्रोच मतलब नेट इनकम अप्रोच। अब नेट इनकम अप्रोच में ये कह रहा है कि डेट आपका सस्ता सोर्स है, अगर सस्ते सोर्स को आप कैपिटल स्ट्रक्चर में रखते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, और वो कम होने की वजह से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखो, आप लोग जानते हो कि हाँ दूध आता है सबके घर में, कुछ के घर में पैकेट वाला आता होगा, कुछ के घर में ऐसे डेयरी वाले देके जाते हैं ना, तो ऐसे आता होगा। तो मैं बोलूंगी कि आप अज्यूम करो कि हाँ आपके घर में जो दूध देने आ रहे हैं वो कोई भैया है, और वो आपको ऐसे डब्बे में दूध देके जा रहे हैं। ठीक है, और आपके घर की रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, अब मैं देखूं मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 लीटर दूध पड़ता है 50 रुपए का। ठीक है, और मेरा 1 लीटर पानी जो पड़ता है लेट से वो पड़ता है 20 रुपए का, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो अगर मैं आपके घर में 2 लीटर प्योर दूध देके जाऊं बिना किसी मिलावट के, ठीक है, तो वो 2 लीटर दूध मुझे कितने का पड़ेगा? 2 लीटर, 1 लीटर 50 रुपए का, तो वो मुझे पड़ेगा 100 रुपए का। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा ट्रिक कर दूं, मैं क्या करूं, 1.5 लीटर दूध मिला दूं और आधा लीटर पानी मिला दूं। ठीक है, तो 1.5 लीटर जो दूध है उसका खर्चा हो जाएगा 75। 50 रुपए का 1 लीटर है, और आधा लीटर और 25 रुपए का पड़ जाएगा, तो टोटल हो गया ये 75। और आधा लीटर पानी मेरे लिए पड़ जाएगा कितने का? 10 लीटर, 10 रुपए का। ठीक है, 1 लीटर है मेरा 20 रुपए का, तो आधा लीटर मेरा 10 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल मेरा कितना हो गया? 85 का पड़ा ये। ठीक है, टोटल मुझे ये 85 का पड़ा। अब इस 85 से, ये मेरा कॉस्ट है 85। अब ये मेरा पहले 100 था कॉस्ट, अब मेरा 85 हो गया, तो मेरा कॉस्ट कम हो गया। इसकी वजह से मेरे जेब में 15 रुपए और ऐड रह गए, बच गए, वैल्यू मेरी बच गई, और मेरा 15 रुपए से वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इसी तर्क से, इसी रीजनिंग से इन्होंने क्या किया है, इसको समझाने की कोशिश की है कि आपका जो इक्विटी है वो महंगा है, उस पे जो डिविडेंड जाता है वो महंगा है, इट इज इक्वलेंट टू मिल्क। और जो आपका डेट है वो सस्ता है, इट इज इक्वलेंट टू वाटर। If you are adding water in your milk, it will reduce your cost and it will increase your value by saving your money. Okay, so this is what the reasoning has been given by David Durant. ठीक है, ओके। अब ये जो एनआई अप्रोच के, अब मैंने 5 अजम्पशंस तो आपको कॉमन बताए, ये बताए हैं, इसमें +1 करना है आपको। एक एडिशनल अजम्पशन है जो सिर्फ एनआई अप्रोच का है। ठीक है, ये मैं अजम्पशन यहां से काट रही हूं क्योंकि ये मैंने 5 उधर इंक्लूड करा दी, वहां 4+1 करवाई ना, तो ये मैं वहां इंक्लूड करा चुकी हूँ। ओनली वन अजम्पशन, एडिशनल अजम्पशन यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, कि अब एनआई अप्रोच क्या कहता है कि आपको ना, आप खुद इस चीज को समझना कि जब मैं लोन ज्यादा लूंगी, तो लोन अगर मैं पे नहीं कर पाऊंगी तो भाई जो भी मेरी एसेट्स हैं वो बेचेंगे और वो अपना पैसा कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं लोन पे नहीं कर पाई तो मेरी चीजें तो बिकनी शुरू हो जाएंगी, जिसका है, जिसको मैं बोलूंगी बैंकरप्ट हो जाऊंगी मैं। ठीक है, बैंकरप्सी का डर होता है जब भी मैं कोई लोन लेती हूँ, और लोन इज नथिंग बट योर डेट। ठीक है, तो वेन एवर आई टेक डेट, देर इज अ रिस्क ऑफ बैंकरप्सी, कि मेरी अगर अर्निंग इतनी नहीं हुई कि मैं इनका इंटरेस्ट प्लस जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी मुझे सालाना पे करना पड़ता है, अगर मैं पे नहीं कर पाई, सो दे विल टेक देयर मनी बाय सेलिंग ऑफ माई एसेट्स। ठीक है, तो वो जो डर है वो है रिस्क। ठीक है, तो डेट के साथ एक रिस्क है बैंकरप्सी का, और उस रिस्क से
और उस रिस्क से लोगों को डर नहीं लग रहा। किन लोगों को? इक्विटी शेयर होल्डर को, ओनर्स को। तो जो ओनर्स हैं उनको कोई डर नहीं लग रहा, कोई रिस्क फील नहीं हो रहा, रिस्क नहीं फील हो रहा, चाहे आप कितना ही लोन ले लो, चाहे आप कितना ही डेट ले लो। ठीक है, उनको ये बैंकरप्सी का कोई डर ही नहीं लग रहा। और डर नहीं लग रहा मतलब क्या? किसी को अगर रिस्क ज्यादा फील होगा तो वो ज्यादा रिटर्न मांगेंगे ना। जब इनको डर ही नहीं फील हो रहा है, इस चीज का कोई डर नहीं है, तो वो अपना जित कोई एक्स्ट्रा रिटर्न मांगेंगे ही नहीं, उन्हें तो सेम रिस्क फील हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो डिविडेंड 16% चार्ज करते हैं तो वो 16% चार्ज करते रहेंगे, चाहे आप लोन 50% कर दो, चाहे आप लोन 100% कर दो, कुछ भी कर दो। 100% तो क्या ही करेंगे, बट अगर 90% कर दो या 50% कर दो, तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर को, आपके ओनर्स को कोई डर नहीं लग रहा है, उनका रिस्क परसेप्शन सेम रहेगा, उनका रिस्क परसेप्शन विल रिमेन सेम। और क्योंकि वो कोई एडिशनल डर उन्हें नहीं लग रहा है, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी सेम रहेगा। चाहे आप कितना भी डिग्री ऑफ लीवरेज यानी कितना भी डेट ले लो, चाहे आप 10%, अगर आपको लेट से 100 रुपए चाहिए, चाहे आप इसका 10% डेट से लो, दैट इज 10 रुपए, या इसका 90% डेट से लो, दैट इज 90 रुपीज। के विल रिमेन सेम, दैट इज 16%। ये मुझे, भाई हमें 16% ही डिविडेंड दे दो, जो भी हम पैसा दे रहे हैं उसका 16% मुझे डिविडेंड दे दो, मुझे कुछ एडिशनल नहीं चाहिए, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। आप चाहे 90% लोन लो या 10% लोन लो, बैंकरप्सी का डर ही नहीं है। तो दिस इज दी फिफ्थ अजम्पशन। ठीक है, दिस इज दी, सॉरी, नॉट फिफ्थ बट सिक्स्थ अजम्पशन, +1 करना है इसमें। ठीक है, तो ये मेरा आखिरी इसका अजम्पशन है एनआई अप्रोच का, फर्स्ट 5 एंड देन वन मोर, विच इज कि रिस्क परसेप्शन सेम रहेगा ओनर्स का, और जिसकी वजह से वो कुछ एडिशनल नहीं डिमांड करेंगे, चाहे कितना ही आप लोन ले लो, कितना ही डिग्री ऑफ लीवरेज ले लो, कितना ही डेट उठा लो, आपका रिस्क जो ओनर का है उनको कुछ एडिशनल रिस्क उसका फील नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ एडिशनल वो डिमांड नहीं करेंगे। जो उनका डिमांड है, जो उनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, अब ओके, ये रैशनल बिहाइंड इट्स एडिशनल अजम्पशन वो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, कि हाँ उनको कोई डर नहीं लग रहा है कि हाँ कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेट लोगे, कितना नहीं लोगे। ठीक है, और इसलिए वो अपना के ही नहीं बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको ये वाटर और मिल्क का एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ। ठीक है ना, ये एक एडिशनल स्लाइड किस चीज के लिए है? आपको याद दिलाने के लिए कि आप WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते थे। कैसे निकालते थे? आपको अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पता हो, आपने पढ़ा हो, आपको याद हो, तो आपको बता दूं कि आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ डेट है उसको मल्टीप्लाई करते थे, जो जितना भी डेट लिया है टोटल कैपिटल में से। आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ वन मोर टाइम। देखो, आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हो? जो भी आपका कॉस्ट ऑफ डेट है उसको मल्टीप्लाई करोगे, जितना भी डेट आपने उठाया, लेट से आपने ना टोटल 1 लाख रुपए उठाए हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए में से, इस चैप्टर में तो हमारे सिर्फ डेट और इक्विटी ही है ना, बाकी सब तो हम अज्यूम ही नहीं कर रहे हैं। तो डेट से, लेट से 1 लाख में से डेट से आपने 40,000 उठाए हैं, और इक्विटी से आपने उठाए हैं 60,000। ठीक है, तो डेट कितना उठाया है डिवाइडेड बाय टोटल कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, टोटल कैपिटल कितना है, यहाँ पे टोटल कैपिटल प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेटेज ऑफ इक्विटी। वेटेज ऑफ इक्विटी कैसे निकालेगा? जो भी इक्विटी आपने उठाया है टोटल कैपिटल में से, वो आपकी वेटेज बना देती है इक्विटी की। तो केडी लेट से 10% का इंटरेस्ट है, तो 0.10 इंटू डेट आपने उठाया है 40,000, और टोटल आपने उठाया है 1 लाख, तो 1 लाख में से 40,000 आपने डेट से उठाया, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका वेटेज ऑफ डेट आ जाएगी। ठीक है, इसमें प्लस कर दो, आपका लेट्स से के कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16%, तो 0.16 इंटू आपने इक्विटी कितना उठाया है
टोटल 1 लाख में से आपने इक्विटी 60,000 उठाया है, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे तो वेटेज ऑफ इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, तो वेटेज ऑफ इक्विटी और वेटेज ऑफ डेट निकलता है, और कैसे निकलता है, डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, और इक्विटी कैसे निकलेगा, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स हमारा नहीं है, तो अभी मैं इसको बोलूंगी कि इसको गायब कर दो आप फॉर्मूले से ही, ना ही रिटेन्ड अर्निंग है, इसको भी गायब कर दो। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इतना है, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेटेज ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेटेज ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो वेटेज ऑफ इक्विटी ऐसे निकलता है और वेटेज ऑफ डेट ऐसे निकलता है। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये मैंने इसीलिए समझाया है क्योंकि इसका आगे काम आने वाला है। ठीक है, ओके। सो अब जो हमारे डेविड जी हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है एनआई अप्रोच की, इन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, बहुत अच्छी रीजनिंग दी कि हाँ भाई, डेट हमारा सस्ता सोर्स है, अगर आप डेट ज्यादा यूज करोगे तो हमारा खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो हमारे पास पैसे ज्यादा बचेंगे, पैसे ज्यादा बचेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म ऑटोमेटिकली अप जाएगी। ये सारी बातें उन्होंने कही, पर उन्होंने प्रैक्टिकली इस बात को समझाया भी है, उन्होंने प्रैक्टिकली आपको बताया भी है कि हाँ ये कैसे पॉसिबल है, आप खुद देख लीजिए, ऐसा हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द कंपनीज एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम दैट इज ईबीआईटी इज 1 लाख रुपीज। कोई भी इनकम क्वेश्चन में जब बात हो रही है तो वो आपकी अर्निंग है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, और नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब मैं बता देती हूँ। ऑपरेटिंग मींस कोई भी ऑपरेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी मेन काम जो भी आप कर रहे हो, किसी चीज का भी बिजनेस कर रहे हो, उस ऑपरेशन से जो नेट इनकम आप कमा रहे हो वो होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम। सो उसको मैं बोलती हूँ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स जो है वो हमारा मेन ऑपरेशन नहीं है, उससे पहले की जो भी अर्निंग होती है, जैसे आप टेबल चेयर का बिजनेस कर रहे हो, फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो, या कोई सर्विस देते हो, जैसे आप ट्यूशंस देते हो, या फिर आपका कोई शॉप है, रिटेल है, या फिर होलसेल की बिजनेस में हो, आप किसी भी बिजनेस से जो आप कमा रहे हो दैट इज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ईबीआईटी आपका गिवन है 1 लाख रुपीज। ये कह रहा है द कंपनी हैज इश्यूड 5 लाख रुपीज 10% डिवेंचर एट रुपीज 100 ईच। कंपनी ने 5 लाख के 10% डिवेंचर इशू किए हैं। ये 10% क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, ये हो जाता है आपका केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। मतलब आप इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने टोटल क्या किया है, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, तो आपने ये सर्टिफिकेट इशू किए हैं मार्केट में, और एक सर्टिफिकेट का आपने 100 रुपए चार्ज किया है। सॉरी, सो एक सर्टिफिकेट का आपने 100 रुपए चार्ज किया है। तो उस 100 रुपए की, अब आपने ऐसे करके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मार्केट में इशू किए हैं, और टोटल आपने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है, 5 लाख रुपए। ठीक है, सो ये 5 लाख रुपए आपने इशू कर लिया है, और उस पे आप 10% का इंटरेस्ट दे रहे हो, यानी 5 लाख पे 10% का इंटरेस्ट बिकम्स 50,000। फर्दर द क्वेश्चन स्टेट्स कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12.5%। एज आई सेड, एक अजम्पशन हमारा था ना केडी और केई के बीच में, कि केई आपका केडी से ज्यादा होगा। अजम्पशन सेटिस्फाइड, केई हमारा ज्यादा है 12.5% है, और केडी हमारा 10% है। अज्यूमिंग नो टैक्सेस, अगेन ये भी हाँ हमारा अजम्पशन था। फाइंड आउट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। हमें क्या करना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी डब्ल्यूएसीसी यानी के ओ पता करना है, और हमें वैल्यू ऑफ फर्म पता करनी है। बहुत बढ़िया, और ये भी किससे, एनआई अप्रोच से। तो एनआई अप्रोच से मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कोई भी अर्निंग होती है, कोई भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, तो एक हायरार्की होती है कि पहले किसको, किसका क्लेम पूरा किया जाएगा, किसको पैसा दिया जाएगा।
सो अर्निंग में से सबसे पहले इंटरेस्ट जाता है, किसी भी लोन पे या डेट पे इंटरेस्ट ऑन डेट जाता है हायरार्की के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो भी बचता है उसमें से फिर पहले टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। उसके बाद कुछ भी बचता है, ये जैसे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, उसमें से टैक्स चला गया तो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब इसमें से फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है वो जाता है। फिर जो बचता है वो होती है अर्निंग, जो कि लेफ्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। इस अर्निंग में से डिविडेंड जाता है और कुछ बच जाता है तो वो रिटेन्ड अर्निंग बच जाता है, ठीक है। तो ये एक हायरार्की होती है जो हमें हमेशा फॉलो करनी होती है और इसी के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर उसमें से इंटरेस्ट जाएगा, फिर बच जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स जाएगा, फिर बन जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर उसमें से जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर जो बच जाता है वो अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स बच जाता है, ठीक है। फिर उसमें से जो भी डिविडेंड जाता है वो जाता है, फिर रिटेन अर्निंग लास्ट में बच जाता है। सो दिस इज दी हायरार्की, ओके। सो अब इस हायरार्की के बेस्ड हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सो गिव मी अ सेकेंड। सो ओके, अब इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म। तो मैं देख लेती हूँ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है। जो भी कॉस्ट ऑफ डेट है विल बी मल्टीप्लाइड बाई वेटेज ऑफ डेट, और जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है विल बी मल्टीप्लाइड बाई वेटेज ऑफ इक्विटी, और इन दोनों को सम कर देंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। अब आप देखोगे कि मैंने दो चीजों को यहाँ पे रेड में हाईलाइट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये दोनों चीजें गायब है, बाकी चीजें मुझे क्वेश्चन में पता चल जाएंगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मुझे a प्लस बी इज इक्वल टू सी वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है तो मुझे एटलीस्ट दो तो पता होनी चाहिए कोई भी, तब जाके मैं तीसरा फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मतलब पूरी इक्वेशन में कोई एक ही गायब होना चाहिए, ये नहीं कि एक से ज्यादा गायब है। एक से ज्यादा गायब है तो मैं उस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकती। अब यहाँ इस इक्वेशन में दो चीजें गायब हैं। मुझे पता है कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, मुझे पता है इट इज 10%। मुझे पता है वेटेज ऑफ डेट क्या है, 5 लाख है, टोटल कैपिटल में से 5 लाख मैंने उठा रखा है। मुझे पता है के क्या है, इट इज 12.5%। पर मुझे वेटेज ऑफ इक्विटी नहीं पता कि मैंने इक्विटी कितना उठा रखा है। तो इस केस में क्या होगा, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि ना ही मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है ना ही मुझे वेटेज ऑफ इक्विटी पता है। सो मुझे अब इससे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती। तो लेट्स मूव अहेड। मैं देखती हूँ कि वैल्यू ऑफ फर्म का मैं पता लगा सकती हूँ या नहीं। तो इनिशियल स्लाइड्स में मैंने आपको समझाया था वैल्यू ऑफ फर्म इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो मुझे पता है कि वैल्यू ऑफ डेट कितना है, कितनी वैल्यू का डेट है, 5 लाख का। बट मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी तो पता ही नहीं है, और वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं पता होगा तो मैं वैल्यू ऑफ फर्म भी नहीं निकाल सकती। सो अगेन एक इक्वेशन में एक से ज्यादा चीज गायब है, तो इससे भी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती। सो मैं क्वेश्चन सॉल्व किससे करूंगी, लेट मी ट्राई टू सी कि कोई अदर इंफॉर्मेशन मेरे पास है एडिशनल। सो आई कैन सी मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ा है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, प्राइस ऑफ द शेयर एट करंट टाइम, ठीक है। सो अब ऑब्वियसली इसमें प्लस ग्रोथ इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में ग्रोथ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ग्रोथ वाला ये है ही नहीं। सो नॉर्मल आपका जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है वही यहाँ पे किया है। सो इफ यू सी आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है दैट इज 12.5%। आपको डिविडेंड पता लग जाएगा, कैसे पता लग जाएगा, वो जो हायरार्की समझाई थी ना, ईबीआईटी, ईबीआईटी मुझे पता है, यस पता है। उसमें से माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मुझे पता है, हाँ जी पता है, 10% ऑफ 5 लाख, ठीक है। उसमें से जो भी आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स बन जाएगा, फिर उसमें से टैक्स माइनस करना है, टैक्स तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स सेम रहेगा, ठीक है। फिर उसमें से मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, प्रेफरेंस शेयर्स तो है ही नहीं,
तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो जो बचा वो सारी अर्निंग क्या है, मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स को देनी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि मेरा एक अजम्पशन है 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो वाला। एजम्पशन आप चेक कर लेना, जो फर्स्ट 5 अजम्पशन मैंने बताए थे उसका सेकंड अजम्पशन ही था कि आपको 100% जो भी अर्निंग है उसका पूरा का पूरा उठा के एज डिविडेंड दे देना है, कोई रिटेन्ड अर्निंग नहीं है। सो वहां से मुझे ये डिविडेंड पता चल जाएगा कि मेरा कितना है, और वो डिविडेंड पता चल जाएगा कि मुझे पता ही है, तो मैं अपनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल सकती हूँ, प्राइस ऑफ शेयर्स निकाल सकती हूँ एट प्रेजेंट टाइम, एट T0। ठीक है। सो अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वंस आई गॉट दी P0, मैं उस वैल्यू ऑफ इक्विटी को, उस को मैं यहां पे यूज कर लूंगी, फिर ये पता चल जाएगा, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म भी आ जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे एक ही रेट रह गया है। ठीक है, और ये हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पे भी मुझे मेरी वेटेज ऑफ इक्विटी निकालने में हेल्प करेगा, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल करके। ठीक है, सो फिर मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सो एज आई टोल्ड यू, ईबीआईटी मेरा 1 लाख रुपए था, एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, एंड आई वुड से प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप मैच करते रहो सोल्यूशन से। ठीक है, सो आई नो मेरा ईबीआईटी 1 लाख रुपीज है। 10% ऑफ 5 लाख जो मेरा इंटरेस्ट है वो 50,000 बनता है, वो माइनस कर दिया तो 50,000 बच गया। कोई टैक्स है ही नहीं, अजम्पशन है, तो 50,000 अभी भी बचा हुआ है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं है तो उसका डिविडेंड भी नहीं बनता, तो अभी भी 50,000 बचा है, और ये सारा का सारा मुझे एज अ डिविडेंड देना है, कुछ रिटेन्ड अर्निंग भी नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास एक जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जिससे मुझे काम शुरू करना है वो है मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 12.5%। अब केई मुझे पता है, केई के फॉर्मूले से मुझे वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स भी पता चल जाएगी, प्राइस और एट T0, प्राइस एट प्रेजेंट टाइम भी पता चल जाएगा। ठीक है, इक्विटी प्राइस। तो एक चीज याद रखना, आप जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो आपका डिविडेंड या तो 4 रुपए होता था या फिर आपका 8 रुपए होता था, वो पर शेयर होता था। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर अगर आप यहां डाल रहे हो तो आपको प्राइस पर शेयर मिलता था। बट अगर आप डिविडेंड टोटल डाल रहे हो, अब ये 50,000 पर शेयर नहीं है, ये 50,000 टोटल डिविडेंड जो एक कंपनी दे रही है। ठीक है, तो अगर आप टोटल डिविडेंड यहाँ पे लिखते हो तो आपको जो यहाँ प्राइस मिलेगा इक्विटी का वो भी टोटल ही मिलेगा, ऐसा नहीं है पर शेयर मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया इसको सॉल्व करने से? 12.5 वॉज माई केई, 50,000 वॉज माई डिविडेंड। तो प्राइस एट प्रेजेंट जो इक्विटी का मार्केट प्राइस है वो कितना है? 4 लाख रुपए है। ठीक है, 4 लाख रुपए। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी पता चल गया। वैल्यू ऑफ डेट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है 5 लाख का, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया जो गिवन है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ डेट पता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है, तो दोनों को ऐड कर दूंगी, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो गया? 9 लाख। ठीक है, अब लास्ट जो क्वेश्चन में मुझे निकालना है वो निकालना है क्या? WACC। WACC यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसका फॉर्मूला क्या बताया था? जो भी KD है मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ डेट, और प्लस करना है जो भी KE है मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ इक्विटी। तो KD मेरा कितना है? 10% है, इनटू वेटेज ऑफ डेट कैसे निकलता है भाई? टोटल मेरा 9 लाख मैंने पैसा उठाया हुआ है, जिसमें से मैंने 5 लाख डेट से उठाया है, तो 5/9। मैं आगे जीरो जीरो नहीं लगा रही हूँ, वो जीरो जीरो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। ठीक है, 5 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख, ऑल द जीरोस दे गेट कैंसल्ड, तो 5/9 बच गया। ठीक है, प्लस KE मेरा कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 12.5। ठीक है, 0.125 इंटू वेटेज ऑफ इक्विटी कितना है? 4 लाख का वेटेज है, 4 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख। टोटल 9 लाख में से 4 लाख उठाया, 5 लाख उठाया था 9 लाख में से। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ KO, एंड दैट विल बी 11.1%। ठीक है, वुड यू लाइक टू सी इट हियर? ये देखो 11.1%। ठीक है, बट for this particular chapter
सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि एज यू सी, देखो यहाँ पे कई सारे अजम्पशन है जिसकी वजह से आपके ना सोल्यूशन थोड़ा सा इजी हो गया है। आपने 1 लाख कमाया और 1 लाख में से 50,000 दे दिया डेट होल्डर को और बचा हुआ 50,000 दे दिया है आपने इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब जितना भी कमाया आपने, 1 लाख कमाया और पूरा का पूरा दे दिया है डेट और इक्विटी को। ठीक है। अब ये याद रखो कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कि भाई जो भी कैपिटल मैं उठा रहा हूं उसके ऊपर कितना कॉस्ट ऊपर से पे कर रहा हूँ, सालाना कितना कॉस्ट पे कर रहा हूँ। तो भाई कैपिटल आपने उठाया था 9 लाख रुपए का, और उसके ऊपर कितना पे किया आपने, 50,000 किया डेट को और 50,000 किया इक्विटी को, तो टोटल आपने कितना पे किया, 1 लाख। ठीक है। सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख, आप इसको सॉल्व करो, द आंसर विल बी 11.1%। और ये क्यों आया, क्योंकि ये तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला था ही नहीं, फिर भी इस फॉर्मूले से कैसे मेरा आंसर आ गया, क्योंकि बहुत सारे अजम्पशन है जिसकी वजह से हमारी बीच की इंफॉर्मेशन गायब हो गई। कौन सी इंफॉर्मेशन, एक तो ना प्रेफरेंस डिविडेंड है, ना ही टैक्स है। ठीक है। ऊपर से कोई रिटेन्ड अर्निंग भी नहीं है, सब देना है, कुछ भी नहीं रखना है जेब में, कोई पैसा नहीं बचेगा, जितना कमा रहे हो सबका सब बटेगा। ठीक है। सो सिंपल बात यह है कि आप कितना ले रहे हो, जो वैल्यू ऑफ फर्म है आप उतना ले रहे हो, वैल्यू ऑफ फर्म क्योंकि डेट प्लस इक्विटी से आ रहा है, तो इतना आप लोगों से ले रहे हो, चाहे वो डेट से हो गया इक्विटी से हो गया, इतना ले रहे हो। ठीक है। और ऊपर से फिर इतना लेने के बाद ऊपर से कितना दे रहे हो, जो भी आप कमा रहे हो वो सब दे रहे हो, विच इज ईबीआईटी। तो आपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स जो 1 लाख रुपए कमाए, आपने 9 लाख रुपए लिए थे बदले में, 9 लाख के बदले में 1 लाख पे कर दिया, तो 11.1% आंसर आ गया। एंड दैट यू कैन सी हियर, वेट अ सेकंड। ठीक है, ये देखो। ठीक है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ड्यू टू वेरियस assumptions which we have, आप ये फॉर्मूला WACC का यूज कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा कि आपको इतने लंबे फॉर्मूले पे जाना नहीं पड़ेगा जिसमें पहले वेट आप कैलकुलेट करो और फिर मल्टीप्लाई करो। आप सिंपल जो भी EBIT है डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ फॉर्म से और वो आपका आंसर दे देगा WACC का। तो यानी इसी टेबल में यू जस्ट नीड टू ऐड दिस पर्टिकुलर रो। ठीक है। EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, योर वैल्यू ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हियर, योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हियर। ठीक है। बट अब एक सवाल आता है, डेविड जी ने ये बोला था कि डेट ज्यादा करोगे, डेट से ज्यादा पैसा उठाओगे, जो कि इक्विवेलेंट है वाटर के, सस्ता। ठीक है। ये हमारा चीपर सोर्स है। तो अगर आप ज्यादा डेट ऐड करोगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, जो कि डेट इक्विटी का रेशियो है, अगर आप डेट की रेशियो बढ़ा दो तो आपका कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज KO विच इज WACC कम होगा, और आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, ये कहा था। तो ये चीज अभी तक प्रूफ तो हुई नहीं। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए हम अपने डेट को थोड़ा सा कम ज्यादा करके देख लेते हैं, क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में अब ऐड हो गया है ये एक और केस, सेम क्वेश्चन है, बट ये कह रहा है कि अब आपको अज्यूम करना है कि डेट जो हो गया है वो बढ़ गया है 5 लाख से 6 लाख, यानी दूध में पानी बढ़ा दिया है। अब दूध में और पानी मिला रहे हैं, सस्ता सोर्स। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या इससे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है, क्या इससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है। अगर बढ़ी तो मान जाएंगे भाई कि सही बोला है इन्होंने। ठीक है। तो इसके लिए फिर से हम सारी चीजें वही कैलकुलेट करेंगे, फिर से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, फिर से वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, और फिर चेक करेंगे कि क्या ऐसा सच में हो रहा है जो हमारे डेविड जी ने बोला है। तो इतना क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं जहां पे हमारी लीवरेज 5 लाख की थी। ठीक है। अब हम लीवरेज 6 लाख की करके देखेंगे। ठीक है। तो 6 लाख की कमाई तो सेम रहेगी एज पर हमारा अजम्पशन नंबर 4, कि आपका EBIT विल रिमेन सेम चाहे आप डेट से पैसा कितना भी उठाओ। ठीक है। अब 6 लाख मैंने उठाया है, तो 6 लाख पे 10% मेरा इंटरेस्ट है। 6 लाख पे 10% यानी 60,000। ठीक है।
तो 60,000 चला गया यहाँ पे। तो बचा कितना? 40,000। कोई टैक्स नहीं है, 40,000 ही बचा हुआ है। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, फिर से 40,000 बचा हुआ है। यही 40,000 मेरा डिविडेंड है। ठीक है। और के ई हमारा वही है 12.5%, क्योंकि अजम्पशन नंबर 6 कि रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होगा। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई एडिशनल डर नहीं लग रहा, कोई एडिशनल रिस्क फील नहीं हो रहा, और इसलिए उनका के ई उन्होंने कुछ एडिशनल डिमांड किया ही नहीं है। इट विल रिमेन सेम। ठीक है। अब हमारा के ई नया क्या होगा? हमारा के ई नहीं, सॉरी, हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी नया क्या होगा? सो के ई इज 12.5%, इक्वल टू डिविडेंड इज नाउ 40,000 डिवाइडेड बाई पीओ। ठीक है, दैट इज प्राइस एट टाइम जीरो। सो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट न्यू इक्विटी हियर। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पे। गिव मी सेकेंड। So it is 3,20,000. Now the equity is 3,20,000. Value of debt is 6 lakh. अब 6 लाख हो गया है। ठीक है। सो टोटल मेरा वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो गया? 9,20,000। वैल्यू ऑफ फर्म तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पर क्या इसका रीजन ये है कि हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है? चेक कर लेते हैं। ईबीआईटी मेरा कितना है इसमें? 1 लाख। ईबीआईटी तो चेंज ही नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म इज 9,20,000। सो 1 लाख divided by 9,20,000, it becomes 10.869। तो 8 7 कर देते हैं, राउंड ऑफ जीरो। हाँ, 10.87%, यानी यस, हमने डेट बढ़ाया तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट क्या हुआ? कम हो गया, और जिसकी वजह से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गई, एज वी कैन सी हियर। ठीक है। सो इट इज 7। ठीक है। सो डेविड जी बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक है। तो अगर मैंने डेट बढ़ाया तो मेरा ओवरऑल खर्चा कम हुआ और मेरी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गई। परफेक्ट, हेंस प्रूव्ड। सो अब ये मेरा कंक्लूजन बनता है कि जो डेट है, लीवरेज जिसको मैं बोलती हूँ, जो डेट है, लीवरेज है, और जो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। जैसे ही डेट बढ़ाओगे, कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और डेट अगर कम करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। समझ में आया? इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। और आपके लीवरेज और वैल्यू ऑफ फर्म में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो लीवरेज डेट के लिए यूज होता है, तो डेट बढ़ा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा, और डेट कम हुआ तो वैल्यू ऑफ फर्म कम होगा। सो ये मेरा कंक्लूजन है कि डेट के बढ़ने से ओवरऑल कॉस्ट तो कम होगा, लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगा। एंड सिमिलरली डेट के कम होने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा और हमारा वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाएगा। ठीक है। सो अब इस चीज को चलो हम स्किप करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, दिस इज वन मोर एग्जांपल फॉर यू, नथिंग एल्स। ठीक है। चलो बता ही देती हूँ दैट वैल्यू ऑफ डेट। अगर आपको याद हो, हम कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते थे? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड। तो यहाँ पे टैक्स क्योंकि हमने अज्यूम किया है 0 है, तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई एनपी। इसका मतलब, इस स्लाइड का मतलब यही है। ठीक है। क्योंकि टैक्स 0 है। अगर आपको नहीं भी इसको रखना है, कोई बात नहीं, आप यहीं पे 0 लिख दो, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल विच यू कैन सॉल्व फॉर योर सेल्फ। आपको ईबीआईटी गिवन है, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, केडी गिवन है, कॉस्ट ऑफ डेट, और आपको इंटरेस्ट गिवन है। पहले क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन नहीं था आपको, बल्कि वैल्यू ऑफ डेट गिवन था। ठीक है। अब आपको वैल्यू ऑफ डेट गिवन नहीं है, इंटरेस्ट गिवन है, आपको वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो ये कैसे कैलकुलेट करना है? आपको केडी के फॉर्मूले से, केडी का फॉर्मूला इज इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है।
केडी इज नोन एज 10%, कोई टैक्स नहीं है तो 10 ही रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट मुझे 40,000 का पता चल गया। एज आई सेड कि अगर आप टोटल इंटरेस्ट लिखोगे तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ डेट मिलेगी, ठीक है। 1 - टैक्स तो कुछ है ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालना है वो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही चुकी हूँ, वैल्यू ऑफ फर्म भी बता चुकी हूँ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बता चुकी हूँ। So I would say solve this for yourself and then see the answer. सेम प्रोसीजर है, सेम वे से वो आंसर कैलकुलेट होगा। और अब इसको यहाँ पॉज करके पहले आप सॉल्व करो और फिर मैं जो नेक्स्ट सोल्यूशन दिखा रही हूँ फिर उससे चेक करना। So I hope you have paused it and now I'm showing you the solution. So this is the solution where 1 लाख का आपका EBIT था जिसमें से आपने इंटरेस्ट 40,000 माइनस कर दिया, 60,000 लेफ्ट, यही आपका डिविडेंड है, ठीक है। और केई आपका 12.5% आपको गिवन ही था, तो केई के फॉर्मूले से आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया 4,80,000, और 4,80,000 निकाल लिया। अब आपको केडी गिवन है और केडी के फॉर्मूले से आपने क्या किया, आपने वैल्यू ऑफ डेट भी निकाल लिया 4 लाख, ठीक है। अभी समझाया था ना ये वाला फॉर्मूला। फिर आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी भी पता है, आप वैल्यू ऑफ डेट भी पता है, इन दोनों को ऐड कर दोगे वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म भी आ गया, अब यू कैन इजीली कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चन। अब एक और चीज, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, आपको ये भी समझाना पड़ेगा। अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आया तो आपको कॉन्सेप्ट बताना है, आपको अजम्पशन समझाने हैं, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, और आपको केस भी लेना है। जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी वाला था ना, तो ऐसा केस लेके प्रूफ भी करना है कि हाँ भाई डेट बढ़ने से आपका कॉस्ट कम हो गया और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गया, तो ये सारी चीजें प्रूफ भी करनी है। सो यू हैव सो मच कंटेंट टू राइट इन योर आंसर, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो एक्स एक्सेस पे हम देख लेंगे कि कितना डिग्री ऑफ लीवरेज है, यानी कितना डेट हम उठा रहे हैं, हम 10% उठा रहे हैं, 20%, 30%, लाइक वाइज, ठीक है। और वाई एक्सेस पे हमारा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि किस कैपिटल से कितना, किस कैपिटल पे हम कितना परसेंट पैसा दे रहे हैं, ओवर एंड अबव कॉस्ट कितना दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 1 लाख रुपए उठा रही हूँ तो 1 लाख रुपए पे मैं 10% इंटरेस्ट दे रही हूँ, यानी 10% यानी 10,000 दे रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मेरा केडी इज 10%, कि मैं 10% दे रही हूँ, मैं जितना भी पैसा उठाऊंगी मैं उसका 10% मैं इंटरेस्ट दूंगी, और मेरा केई लेट्स से 20% है, मतलब मैं जितना भी पैसा उठाऊंगी उसका 20% मैं डिविडेंड दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा केडी है और ये मेरा केई है। अब अगर मैं कुछ भी पैसा डेट से नहीं उठाऊंगी तो मुझे सबको 20% देना पड़ेगा, तो ये मेरा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे इतना देना पड़ेगा। अब जैसे जैसे मैं आगे 10% डेट लूंगी, 10% डेट लूंगी तो मेरा थोड़ा सा मुझे 20% कम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 10% दे रही हूँ थोड़े लोगों को, ठीक है। फिर जैसे ही मैं 10 का 20% कर दूंगी तो मैं 20% तक कम दूंगी, ये वाला नहीं दूंगी, मैं 10% दूंगी उनको, तो मेरा थोड़ा सा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। लाइकवाइज अगर मैं 100% डेट उठा रही हूँ तो मतलब मैं सबको ही 10% दे रही हूँ, मैं किसी को 20% नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ पे आ जाएगा मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ये जो मेरी लाइन है ये मेरी केओ है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। के डी 10%, के ई 20%, और जैसे जैसे मेरा ये डिग्री ऑफ लीवरेज आगे बढ़ेगा मैं उतना कम दूंगी, उतना के ई नहीं दूंगी, उतना मैं के डी दूंगी। तो इस हिसाब से ये मेरा के ओ की लाइन आ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे और ज्यादा लेवल बढ़ाने लगी डेट का, मेरा ये 20% से ये 20% से ये नीचे आने लग गया, और जैसे ही मैं पूरा डेट से ही उठा लूंगी तो मुझे सबको 10% देना है, किसी को 20% नहीं देना है, ठीक है। और अगर मैं कुछ नहीं उठा रही हूँ, डेट से 0 उठा रही हूँ, तो मुझे सबको 20% देना है। एम आई क्लियर? सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनआई अप्रोच। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है, ऑब्वियसली ग्राफ बनाओगे तो एक्सप्लेन भी करोगे कि एज द डिग्री ऑफ लिवरेज comes down,
तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नीचे ही आएगा। ठीक है, 100% डेट पे आपका 0% इक्विटी कैपिटल जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जाएगा। और अगर आप 0% डेट रख रहे हो तो आपको 100% डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड यानी के ही देना पड़ेगा, विच इज 20%। ठीक है, सो ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पे ये एनआई अप्रोच खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो यू कैन पुट इट इन दी कमेंट बॉक्स, तो मैं उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। गुड डे।